नमस्कार। मैं राजकुमार वर्मा एडवोकेट फाजिल आपका अपने YouTube चैनल नो द लॉ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बिल्कुल नया कानून जो कि किराएदारी का कानून है, जिसका नाम है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021, जो केंद्र सरकार ने पिछले 2 जून को पारित किया है, वो लेकर आ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए, सभी के लिए ये बहुत लाभकारी होगा और आपको सभी को ये बहुत अच्छा लगेगा। 2 जून 2021 को भारत सरकार ने एक नया कानून मॉडल टेनेंसी एक्ट पारित किया है। ये कानून बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी लाखों करोड़ों प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं जिनको किराएदारी पर देने के लिए मालिक डरते हैं, क्योंकि किराएदारी के कानून का जो विषय है ये एक राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार के दायरे में आता है कि वो इस कानून को लागू करे और कैसे करे या ना करे। पिछले जो कानून हमारे देश में चल रहे हैं, उन कानूनों के ज़रिए, उन कानूनों के तहत, उन कानूनों के चलते हुए ये कई बातें सामने आई हैं कि मालिक की जो प्रॉपर्टी होती है उसको खाली करवाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किराएदार किराया भी नहीं देते और उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन बाद में मालिक को कई सालों तक अदालतों में केस लड़ने पड़ते हैं और कई केसों में ऐसे भी सामने आया है कि मालिक की मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन उसको अपने जीवन काल में अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा तक नहीं मिलता। सो ऐसी सारी बातों से डरते हुए कई मालिक जो हैं हिंदुस्तान में अपनी प्रॉपर्टी को खाली रखना पसंद करते हैं, लेकिन किसी को किराए पर देने के लिए खुश नहीं होते, जिसका सीधा सीधा असर हमारे देश की इकॉनमी पर पड़ता है। और भारत सरकार ने इस बात का संज्ञान लेते हुए ये कानून पारित किया है और इसमें दोनों पक्षों को, मालिक और किराएदार, दोनों के हितों की बात को ध्यान में रखते हुए, दोनों के हितों को देखते हुए, दोनों के हितों की सुरक्षा रखते हुए ये कानून पारित किया गया है। लेकिन जब तक ये कानून राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किया जाता या इसको नोटिफाई नहीं किया जाता, तब तक किसी राज्य में ये कानून लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ये कानून में ख़ास क्या है। सबसे पहले बताऊं कि इस कानून में जो भी मैटर आएंगे किराएदारी के लिए, उन मैटर्स को सिविल कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिविल कोर्ट की जुडिशन को इस कानून के अंतर्गत बाढ़ किया गया है। जो भी झगड़े किराएदारी के या मसले, जो भी मैटर्स आएंगे, उन सभी मैटर्स को, उन सभी झगड़ों को हल करने के लिए 3 टायर मैकेनिज़्म बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले रेंट अथॉरिटी, उसके ऊपर रेंट कोर्ट और उसके ऊपर एक रेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी। रेंट अथॉरिटी के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक डिप्टी कलेक्टर के रैंक के अधिकारी को नियुक्त करेगा और रेंट कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो राज्य सरकार से सलाह मशवरा करके एक एडिशनल डिप्टी कलेक्टर के रैंक के अधिकारी को रेंट कोर्ट नियुक्त करेगा। और आगे जो है रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट ट्रिब्यूनल के लिए जो राज्य सरकार है वो हाई कोर्ट के साथ सलाह मशवरा करके डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को जो रेंट ट्रिब्यूनल है हर एक ज़िले में अपॉइंट करेगा। सो अब क्या है कि जो भी मैटर्स मैंने बताया आपको रेंट टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत आएंगे, वो सारे सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो सारे क्या है, ये 3 टायर मैकेनिज़्म जो बनाया गया है इसके अंतर्गत ही सभी जो डिस्प्यूट होंगे हल किए जाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि
दोनों पक्षों के हितों के लिए इस कानून में नया क्या है। पहली बात है कि जब भी कोई इस एक्ट के लागू होने के बाद किराएदारी बनेगी नई, उस किराएदारी के लिए एक रेंट एग्रीमेंट लिखती रूप में बनाया जाना ज़रूरी है। जब रेंट एग्रीमेंट बन जाएगा दोनों पक्षों में, इसकी 2 कापियाँ बनेंगी। एक कापी मालिक के पास होगी, एक कापी किराएदार के पास होगी, और दोनों के लिए जो रेंट अथॉरिटी मैंने बनाई है उसको रेंट एग्रीमेंट लिखती होने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर रेंट अथॉरिटी को सूचित करना होगा कि हमारे बीच में ऐसा रेंट एग्रीमेंट हुआ है। अगर वो नहीं करते तो फिर आगे 1 महीने के अंदर दोनों पक्षों को अपने तौर पर रेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा कि ये रेंट एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि रेंट अथॉरिटी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करेगी, जिसके अंतर्गत वो अपने एक डिजिटल पोर्टल के ऊपर वो रेंट एग्रीमेंट के बारे में सारी जानकारी डिस्प्ले करेगी। बात करें रेंट की कि रेंट की सीमा क्या होगी। इस कानून के जरिए कोई भी सीमा निश्चित नहीं की गई है। रेंट की सीमा, जितना भी रेंट किराया होगा वो दोनों पक्षों की सहमति से कितना भी फिक्स किया जा सकता है। रेंट एडवांस कितना होगा? अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रहायशी बिल्डिंग है, उसके लिए मालिक जो है 2 महीने तक का किराया एडवांस ले सकता है। अगर वो कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसके लिए 6 महीने तक का किराया एडवांस ले सकता है। रिफ़ंड की बात करें कि किराया जो एडवांस होगा वो रिफ़ंड कब होगा? जब मालिक किराएदार से अपनी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा वापस लेगा या टेनेंसी की टर्म ख़त्म हो जाएगी, तब वो उसको एडवांस रेंट जो लिया गया है उसको वापस करने का पाबंद होगा। बात करें रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, मुताबिक रेंट एग्रीमेंट की शर्तों के रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो बिल्डिंग या प्रॉपर्टी रेंट पर दी जाएगी वो शर्तों के हिसाब से ही वो रिपेयर की जाएगी या मेंटेनेंस की जाएगी। जिस किसी ने भी को भी जिम्मेदारी दी गई है वो उस हिसाब से उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस कराएगा। बात करें प्रेमिसेस में एंटर करने की, प्रेमिसेस में एंटर करने की, मकान मालिक को या प्रेमिसेस के मालिक को इसमें कानूनी हक दिया गया है कि वो जब चाहे 24 घंटे पहले एक लिखती नोटिस किराएदार को देकर समय मुकर्रर करके बता सकता है कि मैंने या मेरे मैनेजर ने बिल्डिंग की रिपेयर के लिए या बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए या जनरल इंस्पेक्शन के लिए या किसी और कारण के लिए बिल्डिंग में एंटर करना है। उसके लिए वो उसको 24 आवर्स पहले का एक लिखती नोटिस दे सकता है और प्रॉपर्टी में एंटर कर सकता है। अब बात करेंगे कि सबलेटिंग की। सबलेटिंग का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। अगर एग्रीमेंट में ये बात लिखी गई है कि किराएदार अपने कब्जे के नीचे जो उसके पास प्रॉपर्टी है उसका कुछ पोर्शन या उसको सारे को सबलेट कर सकता है, तो वो इसके लिए उसको अधिकार होगा कि वो करेगा या कर सकता है। इसके लिए कोई डिस्प्यूट वाला मैटर नहीं रहेगा। लेकिन कई बार ये भी एक बहुत बढ़िया बात है इसमें कि कई बार मकान मालिक जो होते हैं वो अपने किराएदार की जो इसेंशियल ज़रूरतें हैं, सर्विसेज हैं, या उसके पास जो इसेंशियल सप्लाई जारी है किसी चीज़ की, जैसे गैस लाइन है, पानी है, बिजली है, उसको परेशान करने के लिए वो विद होल्ड कर लेते हैं, उसको रोक देते हैं। तो ऐसे में क्या है, वो किराएदार के पास अधिकार है कि वो रेंट अथॉरिटी के पास कंप्लेंट कर सकता है एप्लीकेशन लगाकर, और उसको वो जो सुविधाएं विद होल्ड की जाती हैं उसको रिस्टोर करवा सकता है। अगर किराएदार मालिक को किराया देता है तो मालिक के लिए ये भी ज़रूरी रखा गया है कि वो उस किराए के लिए उसको रसीद दे, लिखती रसीद दे। लेकिन अगर वो किराया लेने से इनकार करता है या उसको रसीद देने से इनकार करता है तो किराएदार किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए या पोस्टल ऑर्डर के ज़रिए उसको किराया भेज सकता है। लेकिन फिर भी वो अगर चाहे तो वो
रेंट अथॉरिटी के पास किराया जमा करवा सकता है। उसके बाद रेंट अथॉरिटी उसको नोटिस जारी करके उस किराए के बारे में उसको बता सकती है या उसको किराए को उसको दे सकती है। अब बात करेंगे कि कई बार मालिक की टेनेंसी के दौरान डेथ हो जाती है, तो उस केस में इस कानून के अंतर्गत उसके जो कानूनी वारिस हैं उनको भी ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी बोनाफाइड नीड को रेंट अथॉरिटी के पास बताकर उस प्रॉपर्टी का कब्जा ले सकते हैं। अब कुछ ऐसी ग्राउंड दी गई हैं कि किन हालातों में मालिक जो है अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा किराएदार से वापस ले सकता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले जो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है वो है डिफ़ॉल्ट क्लास। अगर 2 महीने लगातार किराएदार किराया देने में डिफ़ॉल्ट करता है तो मकान मालिक उसको एक लिखित नोटिस देकर किराए की मांग कर सकता है, और 30 दिन तक अगर वो किराया उसको नहीं देता तो उसके बाद वो रेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगाकर उस प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए केस लगा सकता है। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब ऐसा डिफ़ॉल्ट आता है किराए में तो वो किराएदार मालिक को या रेंट अथॉरिटी के पास किराया जमा करवा सकता है विदिन 30 डेज फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ द डिमांड नोटिस। अगर वो किराया जमा कराएगा तो उसकी प्रॉपर्टी वो खाली नहीं होगी, लेकिन अगर वो नहीं करवाता तो अगले 2 महीने के लिए उसको डबल किराया देने की एक पेनल्टी लगाई गई है इस कानून में, कि अगर 2 महीने तक उसने डिफ़ॉल्ट किया और 2 महीने अगले फिर उसने किराया नहीं दिया तो वो 2 महीने अगले होंगे जो वो डबल किराया उसको देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसने नहीं दिया तो वो जो आगे का किराया होगा वो 4 गुना उसको देना पड़ेगा। ये एक बहुत बढ़िया प्रोविज़न इसमें जोड़ा गया है कि डिफ़ॉल्ट क्लास में उसके ऊपर एक उसको डर पैदा करने के लिए कि अगर वो किराया नहीं देगा तो उसको डबल किराया या उसको 4 गुना किराया आगे देना पड़ेगा, इसलिए ताकि वो रूटीन में अपना किराया देता रहे। ये भी एक बहुत बढ़िया क्लास है। अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है फिर भी किराया नहीं देता तो इसी ग्राउंड के ऊपर भी उसकी प्रॉपर्टी से एविक्शन हो सकती है। कई बार क्या होता है कि मकान मालिक ने मकान की रिपेयर कुछ ऐसी करानी होती है कि वो रिपेयर बिना उस प्रॉपर्टी को खाली कराए नहीं हो सकती, तो ऐसे हालात में भी क्या है, इस ग्राउंड में भी वो एक एप्लीकेशन मूव करके अपने प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है। कई बार क्या होता है कि किराएदार कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इरेक्ट करता है, खड़ा करता है, कुछ ऐसी चेंज मकान में कर देता है जो रेंट एग्रीमेंट में नहीं होती, इन कंट्रावेशन ऑफ द रेंट टर्म्स एंड कंडीशन करता है या मकान मालिक की सहमति के बिना करता है। तो ऐसी हालत में क्या होता है कि वो भी एक बढ़िया ग्राउंड है कि मालिक जो है उससे अपने प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है। जब मालिक उसको एक नोटिस देता है प्रॉपर्टी को खाली करने का, उस नोटिस के बाद अगर वो किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल करता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी उसके साथ बेचने के लिए अनुबंध कर लिया है, तो वो भी एक बढ़िया ग्राउंड है कि मालिक जो है अपनी प्रॉपर्टी को उस ग्राउंड के ऊपर खाली करवा सकता है। अब बात करें सब लेटिंग की। अगर सब लेटिंग की शर्त है एग्रीमेंट में फिर तो सब लेटिंग हो सकती है या फिर मालिक की सहमति से हो सकती है, लेकिन अगर दोनों बातें नहीं हैं तो ऐसी हालात में क्या होता है कि किराएदार ने अगर सारी प्रेमिसेस को या कुछ पोर्शन को सब लेटिंग किया है तो उस हालात में इस ग्राउंड के ऊपर भी मालिक जो है अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए केस या एप्लीकेशन मूव कर सकता है। तो ये सारी बातें जो हैं रेंट एक्ट जो नया बना है मॉडर्न टेनेंसी एक्ट 2021, ये सारी बातें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि ये जो कानून है आने वाले समय में मकान मालिक और किराएदार दोनों के पक्ष में है। अगर मकान मालिक की नीयत ख़राब है तो उसके लिए भी उसके ख़िलाफ़ भी कंपनसेशन जो है वो टेनेंट जो है किराएदार है वो कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकता है रेंट अथॉरिटी के पास। लेकिन अगर किराएदार की नीयत ख़राब है तो उसको भी प्रॉपर्टी भी खाली करनी पड़ेगी और उसको पेनल्टी के ज़रिए जो किराया डबल है या उसका 4 गुना किराया उसको देना पड़ेगा। ये सारी बातें उसमें डर पैदा करती हैं और दूसरी ओर मकान मालिक को इस बात के लिए डर ख़त्म करती हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी देता है तो उसको प्रॉपर्टी के ऊपर
कब्जा आने का कोई डर नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है, समरी प्रोसीजर बनाया गया है कि इसमें जो सिविल कोर्ट की जो जटिल प्रक्रिया है वो लागू नहीं होती, और एक समरी प्रोसीजर के जरिए ये जो डिस्प्यूट मालिक के बीच में और किराएदार के बीच में होंगे इनको हल किया जाएगा, और शॉर्टकट मेथड इसको बोलते हैं, समरी प्रोसीजर बोलते हैं, वो अडॉप्ट किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको ये बात बताऊं कि सिविल कोर्ट की जो जुडिशन है वो तो बाढ़ है ही, लेकिन सिविल कोर्ट के जो रूल्स हैं, सीपीसी के जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्टली इस प्रोसीजर के ऊपर लागू नहीं होते। जो अथॉरिटी है या रेंट कोर्ट है या रेंट ट्रिब्यूनल है, ये अपने नेचुरल जस्टिस के जरिए अपना प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात इस कानून के अंतर्गत बताई गई है। सो ओवरऑल ये बात करें इस कानून के बारे में, तो ये कानून दोनों पक्षों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और इससे हमारे देश में जो रेंटल इकॉनमी है श्योरली बढ़ेगी, क्योंकि दोनों पक्षों के लिए खतरे की घंटी है। अगर कोई भी रेंट एग्रीमेंट की शर्तों को वायलेट करेगा तो दोनों को भुगतना पड़ेगा, और दोनों के राइट जो हैं अफेक्ट होंगे, प्रभावित होंगे। और इसका फ़ैसला, जो आगे वाली बात मैंने आपको की है पहले, कि जो कई साल लगते हैं, जो कई सालों वाली बात जो है इस कानून के ज़रिए अब वो ख़त्म कर दी गई है। और उम्मीद करता हूँ कि अब जब ये कानून सभी स्टेटों में लागू होंगे या जिस स्टेट में लागू होगा उस स्टेट के लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, और किसी की भी प्रॉपर्टी जो ऐसे खाली पड़ी है वो उसको रिटर्न देगी, उसको उसकी आमदन होगी, और उसके मन से ये अब डर निकल जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा करने वाला है। तो ऐसे हालातों में मैंने आपको कोशिश की है कि इस कानून के ज़रिए आप सभी को अच्छी तरह से समझाऊं, जानकारी दूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे ये बताए हुए सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्रॉपरली नहीं मिल पाई है, अगर वो पूछना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, तो मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज करो और कमेंट करो। मैं आपको उस क्वेरी को पूरी तरह से स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये आज का टॉपिक है पसंद आया होगा। और ये आगे से भी उम्मीद करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगे से भी मैं आपको अच्छे अच्छे कानूनों के बारे में आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए आपको अपडेट देता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।